आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दिल्ली की सियासत इन दिनों ड्रामे से कुछ कम नहीं है, और वो भी तब जबकि दिल्ली विधानसभा में इस ड्रामे को रचा जाए। जरा आप सोचिए, आम आदमी पार्टी की सरकार है और विधानसभा में तमाम लोक नीति की बात करने के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा था। विधानसभा में डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, और ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे आम आदमी पार्टी के एक विधायक सदन के भीतर बैठकर। इसे ड्रामा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को फर्जी करार दिया। चुनाव आयोग का मानना है कि इस तरह का ईवीएम मशीन है ही नहीं जिसका इस्तेमाल कर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की बात कही जा रही है। और ये बातें तब उठ रही हैं जब अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में घिरते दिख रहे हैं। उनके 2 पूर्व मंत्री उनके ऊपर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगा रहे हैं। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की सरकार विधानसभा में ईवीएम का खेल खेल रही है। इस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। कुर्सी जाने का अगर आपको डर है तो बिना इस्तीफा दिए करावल नगर की सीट से मेरे सामने चुनाव लड़ लीजिए। सतेंद्र जैन जी के बीच कैश एक्सचेंज की, दूसरी एफआईआर अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों को इलीगल जमीन देने की। यात्राओं की जानकारी नहीं दी तो कल सुबह से अनशन पर बैठूंगा। कभी केजरीवाल के खासम खास माने जाने वाले कपिल मिश्रा आरोप पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल हैं कि अपना मौन तोड़ने को तैयार नहीं। कपिल मिश्रा घर का भेदी बनकर एक के बाद एक ऐसे राज उगल रहे हैं जिसकी आज तक किसी को भनक ही नहीं थी। कपिल मिश्रा की हर जुबान अपने आप में एक खुलासा है। पैसे के लेन देन से लेकर एमसीडी चुनावों में उम्मीदवारों से पैसे लेने की बात अब पर्दे से बाहर आ रही है। सवालों की लंबी फहरिस्त है। हर कोई कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब जानना चाहता है, लेकिन केजरीवाल की खामोशी टूटने को तैयार ही नहीं। मंगलवार को कपिल मिश्रा ने केजरीवाल और उनकी टीम पर हमले तेज कर दिए। सुबह सुबह उन्होंने केजरीवाल पर पहला वार चिट्ठी के जरिए किया। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। सीट आपकी मर्जी की, आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूं। आइए लड़ते हैं चुनाव। है आप में हिम्मत जनता का सामना करने की? कपिल मिश्रा इतने भर में रुकने वाले नहीं थे। कुछ देर बाद फिर 3 लिफाफों के साथ मीडिया के सामने आए। इन 3 लिफाफों में सबूतों का दावा था। कपिल मिश्रा ने सीबीआई को तमाम सबूत सौंपे और शिकायतें भी दर्ज कराईं। कपिल के आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है। कपिल का दावा है कि उन्हें अब तक आप नेताओं के भ्रष्टाचार से जुड़ी 211 शिकायतें मिली हैं। कपिल ने केजरीवाल के समर्थकों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। कपिल ने आप नेताओं की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाया है। केजरीवाल पर रिश्तेदार की 50 करोड़ की लैंड डील का भी आरोप है। आरोप ये भी है कि सतेंद्र जैन ने केजरीवाल के रिश्तेदार के 10 करोड़ के फर्जी बिल भी सही साबित किए। सबसे बड़ा आरोप पैसे के लेन देन का है। कपिल मिश्रा की माने तो उन्होंने सतेंद्र जैन के हाथों केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए लेते हुए खुद देखा है। एमसीडी चुनाव में भी वो पैसे के लेन देन का आरोप लगा रहे हैं। कपिल मिश्रा का आरोप ये भी है कि पंजाब चुनाव में पार्टी नेताओं ने टिकट के बदले उम्मीदवारों से पैसे लिए। कपिल मिश्रा के आरोपों से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। कपिल के आरोपों में कितना दम है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि आखिर केजरीवाल ने इन सब आरोपों पर मौन क्यों साधा हुआ है। आखिर अरविंद केजरीवाल इन आरोपों पर कब जवाब देंगे। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अरविंद केजरीवाल इन आरोपों पर जवाब नहीं दे रहे। वो ईवीएम की राजनीति खेल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के भीतर ईवीएम का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ वो इसी को प्रदर्शित करता है, और इसे लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी हर कुछ करना चाहती है। जाहिर सी बात है, ध्यान भटकाने की एक नई कोशिश है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं जो तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं, जिस पर मौन तोड़ने में अरविंद केजरीवाल को 56 घंटे लग गए, जो कि आमतौर पर 56 सेकंड में ट्वीट करते हैं। उनके बारे में विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं। 5 तारीख शुक्रवार को मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर नहीं गया था, और कपिल मिश्रा जी मंत्री पद जाने की वजह से लगता है, उन्होंने खुद भी कहा है कि वो शायद हिल गए हैं, उसकी वजह से उलझुल आरोप लगा रहे हैं। एक मंत्री महोदय 2 करोड़ रुपया लेकर के केजरीवाल साहब को देने गए, और उस कमरे में उस वक्त अपने कपिल मिश्रा जी खड़े थे,
अब 2 करोड़ की संख्या किसने उनको बताई, क्या गिन सके वो, क्या वो, मतलब जिस तरह की बातें कही गई वो लगता है कि मानसिक संतुलन जो उनका बिगड़ गया है। पेपर ये रजिस्ट्री 15 रजिस्ट्री की कॉपी है जो सत्येंद्र जैन जी के नामों से हो रहा है। तो इसमें कितने करोड़ का घोटाला है, क्या है? लगभग 1000 करोड़ रुपए मुनाफा की कोशिश है अपने पद का दुरुपयोग करके। सत्येंद्र जैन और केजरीवाल को पता है? केजरीवाल जी इसमें मिले हुए हैं। अभी उनके एक एमएलए ने बहुत और जानकारी दी किस तरह से 7 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के मुखिया और उप मुख्यमंत्री ने लिया था इलेक्शन के दौरान सितंबर महीने के अंदर। मैं उसकी भी नाम और जिन लोगों से लिया गया था उनका नाम भी अभी विधानसभा में नाम रखूं। देखिए, ये लोग भ्रष्टाचारी थे, हैं और रहेंगे मेरे ख्याल में। इन लोगों ने अपनी दुकानदारी ही भ्रष्टाचार के खिलाफ नाम सो कॉल्ड आंदोलन करके चलाया और सिर्फ ये मंशा थी कि जब हमको सत्ता मिले तो हम भ्रष्टाचार करें। तो आपने देखा किस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जरा सोचिए, जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, आज उसी अरविंद केजरीवाल की सरकार, उसी अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं और आमतौर पर उस पर कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में ईवीएम को लेकर जो बातें दिखाई, जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, क्या आज तक आपने किसी विधानसभा में, कभी लोकसभा के सदन के पटल पर इस तरह की चीज़ों को देखा? जाहिर सी बात है, इसे आप सदन का अपमान तक कह सकते हैं, क्योंकि ये बातें अलग की जाती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इससे क्या साबित करना चाहती है आम आदमी पार्टी? चुनाव आयोग से सीधे 2-2 हाथ करना क्या ज्यादा बेहतर नहीं है? भ्रष्टाचार पर बवाल है, ईवीएम पर सवाल है। आरोपों के जवाब में ईवीएम की टेम्परिंग। देश को भ्रष्टाचार के उठते आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी टूटने का इंतजार था, लेकिन विधानसभा में आपने छेड़ दिया नया राग। केजरीवाल के विधायक सौरभ भारद्वाज हाथों में ईवीएम जैसी मशीन लिए पहुंचे और अपने ही अंदाज में करने लगे वोटिंग। दूसरा वोटर आया और एक मॉक टेस्ट है, जैसे सुबह सुबह दिखाया जाता है कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, वो आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक और वोट झाड़ू को दिया, दूसरा वोट मैंने फिर से हाथी को दिया, इनके भी 2 हो गए। फिर मैंने वोट कमल को दिया, फिर मैंने वोट हाथ को दिया, हाथ के भी 2 वोट हो गए। अगला वोट मैंने साइकिल को दिया, समाजवादी पार्टी को भी 2 वोट हो गए। अब आप लोगों के सामने मैंने ये टेस्ट कराया। इसी तरह सौरभ ने 19 वोट डाले, इनमें 10 आम आदमी पार्टी को, 2 बहुजन समाज पार्टी को, 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 2 वोट समाजवादी पार्टी को डाले गए। फिर पेशे से इंजीनियर रहे सौरभ ने अपने हुनर का दम भरा और ईवीएम में लाइव टेम्परिंग भी करते दिखे। अपनी बातों से सौरभ ये साबित करने की कोशिश करते नजर आए कि चुनाव में खेल कितना गहरा हो सकता है। सौरभ भारद्वाज ने इसके लिए एक सीक्रेट कोड का भी जिक्र किया और फिर उसी के लिहाज से नतीजों में हेरफेर का दावा भी। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है, तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 123414। कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई, उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। सौरभ भारद्वाज ने अपने ही अंदाज में नतीजों का ऐलान भी किया और इसमें बीजेपी की बढ़त भी दिखाई। ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो रिगिंग है, ये जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को आप में से कोई आदमी कभी नहीं पकड़ पाया और ना पकड़ पाओगे। और जब काउंटिंग हुई, प्लीज, और जब काउंटिंग हुई तो ये जो नीले वाला जो मैंने रखा है, उसके अंदर आया कि आम आदमी पार्टी को 2 वोट मिले, बीएसपी को 2 वोट मिले, बीजेपी को 11 वोट मिले, कांग्रेस को 2 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 2 वोट। बीजेपी को 3। आप विधायक के इस ईवीएम टेस्ट पर कई सवाल हैं, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इस मशीन को ही ईवीएम मानने से इनकार कर दिया है। ये अलग बात है कि मशीन पर आपकी महाभारत
जारी है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की विधानसभा में चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले ईवीएम पर सवाल खड़े किए। ईवीएम जैसी मशीन में टैंपरिंग के जरिए वोटर और वोट के फेरबदल की बात भी कही। जाहिर सी बात है अब इस पर सियासत गरमा रही है, लेकिन जरा हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि क्या वाकई में इस तरह की प्रक्रिया अंजाम में दी जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसी चुनौतियां पहले भी अपने सामने पाई और आज तक एक भी व्यक्ति इसे लेकर आगे बढ़ता नहीं दिखाई दिया। ढांचा अलग है, मशीन अलग है, लेकिन इसकी टेम्परिंग के जरिए आम आदमी पार्टी ईवीएम को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। एक मशीन लाया हूं जो हूबहू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन की तरह है। सवाल भी हैं और बवाल भी। कुछ सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है और कुछ सियासी विरोधी। पहला सवाल ये कि क्या ये मशीन ईवीएम है? अगर नहीं तो इस मशीन की विश्वसनीयता क्या है? जो सीक्रेट कोड सौरभ भारद्वाज दिखा रहे हैं वो कहां से मिला? इसी तरह के ईवीएम से हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, तो क्या आम आदमी पार्टी को उस जनादेश में भी खोट नजर आता है? चुनाव आयोग की ओर से ईवीएम टेम्परिंग की चुनौती को आखिर आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं स्वीकारा? उन्होंने दिखाया कि कितना आसान है छेड़छाड़ करना और बहुत बड़े स्तर के ऊपर छेड़छाड़ की जा रही है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और देश के हर नागरिक को इसके खिलाफ आवाज उठानी। चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है, चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। हम तो कहते हैं कि वो ईवीएम नहीं है जिससे चुनाव होता है। हम तो कह रहे हैं आप अपनी ईवीएम दे दीजिए, उसका मदरबोर्ड चेंज करना है, 90 सेकंड लगते हैं, वो अपनी ईवीएम देंगे, उसका मदरबोर्ड चेंज करके दिखा देंगे। आम आदमी पार्टी ईवीएम पर रार ठाने है, लेकिन विरोधियों को लगता है कि ये केजरीवाल पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने की कवायद भर है। तो ये 12 तारीख को जाएं इलेक्शन कमीशन के पास और ये जो ड्रामेबाजी टंटेबाजी यहाँ पे इन्होंने की है, डिवर्ट करने के लिए लोगों का ध्यान कि जो करप्शन के चार्ज इनके ऊपर लगे हैं पैसे के लेन देन के, वो लोगों के दिमाग में से निकाले जाएं, वो वहां पे बजाय अगर वहां पर जाके प्रूव करेंगे तो बेटर होगा। आज इस बात का जवाब दें, पैसे लेने वाला विधानसभा में बैठा है, पैसे देने वाला विधानसभा में बैठा है और गवाह भी विधानसभा में बैठा है, लेकिन स्पीकर महोदय मूल है, उनका मुंह बंद है। क्यों मौन व्रत पर बैठे हैं? हम इस बात का जवाब मांगते हैं। सॉफ्टवेयर से तो छेड़छाड़ हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई बैंक है, हम बैंक में पैसा रखते हैं, अपना लॉकर रखते हैं, बैंक भी तो लूट सकता है। बात यह है कि क्या उसमें इतने सेफगार्ड, सेफ्टी, सिक्योरिटी है कि वो बात नहीं हो पाती। दूसरा, क्या जिस विस्तार में, जिस स्केल पर बड़े चुनाव होते हैं जिसमें हज़ारों लाखों मशीनें जाती हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट के पार्टियों के नंबर अलग अलग होते हैं, क्या उस स्तर पर इतने कोड्स बढ़ सकते हैं? इतनी खूबी से ये सब काम हो सकता है? सवाल इसका है। दूसरा, जो मशीन इन्होंने दिखाई, कम से कम मैंने फिजिकली जिस मशीन पर वोट किया है आज तक, वो और ये मशीन अलग अलग है। जाहिर है दिल्ली एक बार फिर कुरुक्षेत्र बनती दिख रही है। डैमेज कंट्रोल के ईवीएम से आम आदमी पार्टी हंगामा मचाए है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी की मान्यता खत्म करने की मांग करने चुनाव आयोग के दर पहुंच गए। ईवीएम में छेड़छाड़ के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने 12 मई को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन उससे ठीक पहले दिल्ली सरकार ने विधानसभा के भीतर ये दिखाने की कोशिश की है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। ऐसे में अब देखना है कि आम आदमी पार्टी 12 मई को जब चुनाव आयोग के सामने आएगी तो अपना क्या पक्ष रखती है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जिस इतिहास को आज तक हम और आप पढ़ते चले आए हैं, ऐसा लगता है कि उस इतिहास को एक नया कलेवर देने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के दौरे पर थे और उससे पहले लखनऊ में उन्होंने स्पष्ट कहा कि चाहे आप बाबर की बात करें, अकबर की बात करें या फिर आप औरंगजेब की बात करें, ये तमाम शासक जो मुगलिया सल्तनत के हिस्सा थे, ये आक्रामककारी शासक थे जिन्होंने आक्रमण के जरिए हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाया था और ये किसी भी तरह से हिंदुस्तानी नहीं माने जा सकते। और अगर इन बातों को लोग समझ लें तो विवाद नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इसमें जो दबी बात है वो स्पष्ट है। आज अगर मुसलमान ये मान ले कि मुगल सल्तनत दरअसल एक आक्रामककारी सल्तनत थी, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थी और हिंदुस्तान की सभ्यता वो नहीं समझती थी, तो अपने आप मुसलमान समझ जाएंगे कि आज उन्हें जरा दब कर रहना चाहिए।
क्या हम एक बार फिर इतिहास के जरिए हिंदू और मुसलमान के बीच की इस दूरी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? अपने इतिहास को सजोने की फुर्सत न हो तो अपने भूगोल को सुरक्षित नहीं रख सकता। भूगोल भी चाहिए, इतिहास भी चाहिए, लेकिन ना अकबर चाहिए और ना औरंगजेब। अकबर महान थे या नहीं, इस बात पर बहस न जाने कितने सालों से है और इस बहस को नई हवा दी है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में इतिहास को नई तरह से परिभाषित करने की कोशिश की। अकबर, औरंगजेब, बाबर, जब भी इनकी पहचान होगी एक आक्रांता के रूप में होगी। उनको भारत के साथ उनका कोई रिश्ता न कभी था और न कभी हो पाएगा। जिस दिन हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे सज्जनों, उस दिन इस देश की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ ने अकबर को एक क्रूर शासक के तौर पर न केवल बताया बल्कि उसका उदाहरण भी दिया। आदित्यनाथ की माने तो अकबर हिंदुस्तान का कभी नहीं हो सकता। अकबर की अधिकता स्वीकार कर लो, केवल एक बार कह दो, गद्दी तो तुम्हारे पास ही रहेगी। अकबर देश का राजा है। इस प्रकार की बातें जब मानसिंह के सामने कह रहा था, महाराणा प्रताप ने एक ही बात की मानसिंह को, झटकते रहते, कहा कि तुम्हारे लिए वह राजा होगा, बादशाह होगा, मेरे लिए एक विधर्मी है, एक आक्रांता है, मैं इसे कभी बादशाह के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, आदित्यनाथ ने साफ कहा कि इस देश के हीरो छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह हैं। लोगों को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। जिस दिन देश के सच्चे इतिहास को हम पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, इससे प्रेरणा प्राप्त करने लग जाएंगे, उस दिन हमें किसी आईएसआई या किसी आईएसआईएस से डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत का हमेशा हमारा पिता बन जाएगा। टीका टोपी साथ साथ की बात करने वाले योगी का ये बयान एक नए विवाद को हवा दे सकता है। आने वाले दिनों में यूपी में ही नहीं पूरे देश में योगी के बयान पर बवाल मच सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं उज्जैन के बीजेपी के विधायक मोहन यादव का गुस्सा। जी हां, आजकल बीजेपी के विधायकों को बड़ा गुस्सा आता है। कभी कोई गोरखपुर में आईपीएस महिला अधिकारी पर अपना गुस्सा उतारता है तो कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी का विधायक अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम के ऊपर ही अपना गुस्सा गिराता दिखाई देता है। कर्मचारियों को अमानवीय तरीके से वह उसका व्यवहार करता है और पारा तो ऐसा है कि भाई साहब 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। शायद बीजेपी के विधायक अब ये समझने लगे हैं कि वो कानून का पालन करने के लिए नहीं, लोगों को कानून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद कानून के ऊपर बैठकर कानून को परिभाषित करने के लिए चुने गए हैं। खबरदार, माननीय नाराज है। अब एक भी वोट गिराया तो खैर नहीं। नगर निगम की टीम उज्जैन के फ्रीगंज इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची। निगम के बुलडोजर के आगे गैर कानूनी कब्जे धराशायी होने लगे तो विरोध शुरू हो गया। हो हंगामे के बीच नाराज लोगों ने उज्जैन दक्षिण के बीजेपी विधायक मोहन यादव को खबर की तो वो भी पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। इल्जाम है कि मोहन यादव नगर निगम के उपायुक्त पर लाल पीले हो गए, उन्हें धमकाया और कर्मचारियों को कार्रवाई से रोक दिया। विधायक जी के गुस्से के आगे नगर निगम वालों की एक नहीं चली और वो अपना लाव लश्कर लेकर चलते बने। काम सरकारी था, गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ था, लेकिन जनता की नुमाइंदगी के नाम पर विधायक जी अपनी पर अड़े हैं। दबंगई को दलीलों में लपेटकर सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंक्रोचमेंट की बात कर रहे थे, कोई चढ़ाव आगे कर लेगा पीछे कर लेगा, इससे अतिक्रमण नहीं बोलते। अतिक्रमण नहीं बोलते कि जमीन की मालिकियत ही आपकी नहीं और बड़े बड़े मकान बना लिया आपने, बड़ी बड़ी होटलें बना लिया आप, यह अतिक्रमण होता है, इसको अवैध निर्माण बोलते हैं। वहाँ तोड़ के दिखाए ना, 2-4 ब्लास्टिंग करे बड़े बड़े,
बम ब्लास्ट करें एकदम इंदौर की तर्ज पे, तो लगेगा हाँ हमने कोई करेगी। किसी छोटे मोटे बोर्ड को हिलाने डुलाने से कोई अतिक्रमण नहीं है। तो सुना आपने, ये अपने गुस्से के लिए बीजेपी विधायक की सफाई है। यानी सड़क के चौराहों पर ट्रैफिक की समस्या हो तो हो, लेकिन वहाँ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहरहाल विधायक जी अपने गुस्से को सही ठहरा रहे हैं और नगर निगम अपनी कार्रवाई को बिना किसी व्यक्ति के हितों को कोई प्रभावित करते हुए हमने कराया है। जो कुछ व्यवस्थाओं के तहत कार्रवाई करनी पड़ती है तो वो कार्रवाई तो होती ही है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं करा था कि जिसको ये कहा जा सकता है कि किसी का रोजगार छीना है या कोई बात करी है। हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे थे। विधायक जी का अपना मत है उसके बारे में, तो निश्चित रूप से विधायक जी के साथ बैठ के बात करेंगे। उज्जैन को मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शुमार किया है, लेकिन सवाल ये कि अगर शिवराज के एमएलए ही इस तरह अवैध कब्जों पर कार्रवाई का विरोध करेंगे तो शहर स्मार्ट कैसे बनेगा। टीम न्यूज़ नेशन।